मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन खान, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, किसान पीजी कॉलेज बहराइच आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुखातब हो रहा हूँ। निहायत ही अहम अफ़साना लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसका नाम है तज दो तज दो। ये गयास अहमद गद्दी का अफ़साना है। जैसा कि आप जानते हैं, गयास अहमद गद्दी इलियास अहमद गद्दी के भाई हैं। वही इलियास अहमद गद्दी जिन्होंने फायर एरिया लिखा और जो बहुत मशहूर हुआ नावल। इनके अफ़साने बड़े मशहूर हैं गयास अहमद गद्दी के। इनका एक अफ़साना बाबा लोग हैं, वो भी बहुत मशहूर हैं। तो ये जो अफ़साना है, ये एक साइकोलॉजिकल अफ़साना है। इसमें एक शख्स के ज़िंदगी में बहुत सारे कुछ ऐसे चीज़ें बदलाव आते हैं जिससे वो शख्स बहुत परेशान हो जाता है। और आज हम भी देखें तो हम लोग भी दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि इंसान समाज से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है। तो कुछ इस तरह का ये अफ़साना है, तो समाअत फरमाएं। बार बार उसकी समाअत के ताक़ुब में ये अल्फाज आते रहते जब वो सोने के लिए बिस्तर पर दराज होता और ख़ामोश सुनसान कमरे और इसकी दीवारों को तकता तकता थक जाता तो आंखें बंद कर लेता। फिर बंद आँखों में जाने कितनी सदियों की वीरानियाँ फैल जाती। अफसुर्दगी का तसल्लुत हो जाता। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठ हिलते, जहाँ से गोयाई हौले से सर उठाती और कुछ ऐसे अल्फाज अदा होते जिनको सुनने के लिए उसकी समाअत तैयार न होती। वो कान बंद कर लेता और आँखें उस वक्त आप ही आप खुल जाती। कमरा वैसे ही वीरान होता, तन्हा तन्हा। फिर कहीं से गुबार उठता जिसको दबाते दबाते उसका कलेजा फट जाता। ज़ब्त ज़ब्त उसके अख्तियार से बाहर की चीज़ साबित होता। वो आंखें मीचता, तब उसकी आंखों से दो गर्म कतरे आहिस्ता से ढलक आते। जिस दफ्तर में वो काम करता था, उसके सदर दरवाजे से ऐन 20 गज के फासले पर एक दुम कटा कुत्ता हर रोज़ उसकी राह तकता। ये सिलसिला बहुत दिनों से नहीं, अभी चंद दिनों से शुरू हुआ था। यही कोई 5-6 महीने से। तो वो दुम कटा कुत्ता चिल्ड्रन पार्क का जो मोड़ दाहिनी तरफ मुड़ता था, वहीं से उसके साथ हो लेता और ठीक उससे 2 इंच के फासले पर उसके पीछे पीछे चला करता। ऐसा कि कुत्ते का थूथना उसकी पतलून की मोहरी से कभी कभार छू भी जाता। पहले दिन तो उसने कुत्ते की इस हरकत पर उसे डांटा, झड़कियां दी, मगर कुत्ते ने कोई नोटिस नहीं लिया। यूं ही वो गर्दन झुकाए चुपचाप चलता रहा, गोया ये उसका अपना पालतू कुत्ता हो और उसकी मुहाफ़िज़त में हो। दूसरे दिन उसने इसको लात रसीद की, धुतकारा, मारने के लिए पत्थर उठाया। जब भी वो बदस्तूर ज़मीन सूंघता चला गया। फिर एक दिन उसने पर पड़े हुए एक बेत से उसकी खूब मरम्मत की और मारते मारते एकदम से निढाल कर दिया। इतना मारा कि वो औंधा होकर फर्श पर गिर गया और कुछ दूर चला पलट कर देखा तो उसी तरह वो फर्श पर कुत्ता औंधा पड़ा पें पें कर रहा है। वो आगे बढ़ गया और 100-200 कदम चलता रहा, मगर कुत्ते का कहीं पता नहीं था। अब उसने गोया इत्मीनान की सांस ली। ये क्या तुक थी, कमबख्त कुत्ते भी अजीब होते हैं। जब थोड़ी दूर तक चलने के बाद पलट कर देखा और कुत्ता नहीं आया तो उसे भी इत्मीनान हुआ। उस दिन कुछ अजीब बात हुई। उसी चिल्ड्रन पार्क में एक बहुत बड़ा मजमा था, बेशुमार आदमियों की भीड़ थी। आखिरी सिरे पर कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से तकरीर कर रहा था। बीच बीच में जब वो आदमी रुकता तो आदमियों के घने जंगल से तालियों की आवाज़ उठती, तड़ 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 तड़। वो कुछ देर खामोशी से मजमे को तकता रहा। दिलचस्पी से उसकी आँखें और कान दोनों लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे थे। जब ही उसकी निगाहें 10 गज के फासले पर दरख्त पर गईं। बड़ा घना, बड़ा गलीज़ सा इमली का पेड़ था। इमली का, हाँ, इमली ही का था, जिसकी एक शाख पर एक बेहद कराहियत करने वाला परिंदा बैठा हुआ था।
उस वक्त वो परिंदे और दरख्त पर ध्यान ही नहीं देता, मगर जैसे ही मजमा से तालियों की बेपनाह आवाज़ गूंजी, पेड़ पर से कीं 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 की एक आवाज़, घिनौनी आवाज़ सुनाई दी, ऐसी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब भी उसकी निगाहें दरख्त पर परिंदे पर उठीं, वो सर से पांव तक सहर गया। उसे अजीब सा तजस्सुस हुआ, ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है उसकी समात और बसारत दोनों ने मिलकर साजिश की हो और उसे धोखा दिया हो। चुनांचे जब दूसरी बार तालियां बजने लगी तो वो कीं की आवाज़ सुनते ही परिंदे की तरफ मुड़ गया। उसने देखा जब तक तालियां बजती रहीं वो मनहूस परिंदा कीं कीं करता गर्दन को ऊपर से नीचे गिराता उठाता रहा। इस वक्त परिंदे के बशरे पर ऐसी कैफियत थी गोया वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो। कीं कीं की मकरूह आवाज़ क्या थी? यकीनन उसकी हंसी की आवाज़ थी। उसने सोचा, ठीक है, गोया परिंदे ने कहकहा लगाया हो। ऐसा क्यों हो रहा है? उसने मजमे की तरफ देखा, उस लच्छेदार तकरीर करने वाले की सिम देखा, फिर अपने आप से सवाल किया, ऐसा क्यों हो रहा है? ये नई बात, तकरीर यहाँ बराबर होती हैं, तालियां भी बजती हैं, मगर इससे पहले ये अजीब सूरत हाल दरपेश नहीं आई थी। जहाँ तक उसकी याददाश्त का ताल्लुक़ है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। फिर उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की, ये सब महज इत्तफाक है। ये परिंदा जो यहाँ बैठा है ये भी इत्तफाक है, और ये भी इत्तफाक है कि वो गर्दन नीचे ऊपर करता है, और ये भी ऐन इत्तफाक है कि ऐसे वक्त तालियां बजती हैं। फिर ये संजोग की बात है कि जब तालियां बजती हैं तभी परिंदे के गले से आवाज़ निकलती है। या यूं कि उसने अपने आप को एक दाना आदमी की तरह समझाने के सिलसिले में हर जानिब से तसल्ली करना चाहिए कि मुमकिन है तालियों की आवाज़ सुनकर ही परिंदे की आँखें खुलती हों और इस आवाज़ के सदमे से उसे गले से कीं की सदा फूटती हो। हाँ, ये ठीक है, फिर यही ठीक है। पिछले चंद महीने से वो बीमार रहा है ना, इसी सबब वो बहुत ज़्यादा सोचने लगा है और कुछ उल्टा सीधा भी सोचने लगा है, और ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही। वरना बात बस इतनी ही है कि तालियों के शोर से परिंदे की आंखें खुलती हैं और गले से आवाज़ें भी निकलती हैं। इसमें ताज्जुब खेज़ पहलू ये है कि बस इतनी सी बात है, इसलिए उसकी तवज्जो चंद मिनटों में मजमा की तरफ मुंतकिल हो गई। तकरीर करने वाला महापुरुष कोई नहायत अहम नुक्ते पर बोल रहा था। उसके दोनों हाथ फजा में ज़ोर ज़ोर से तलवारें चला रहे थे और सुनने वाला मजमा बेहद ध्यान से सांस रोके खड़ा। तकरीर की आवाज़ तो उस तक नहीं आ रही थी, मगर ये बात ज़रूर अहम थी। उसने अंदाज़ा लगाया जब ही लोग बुद्ध बने, अभी भी यही सोच रहा था कि मजमा ने फिर ज़ोर से तालियां बजाईं, तज दो तज दो। अरे ये क्या? उसने पलट कर देखा, ये आवाज़ कहाँ से आई, मगर फिर आवाज़ आई तज दो, तो गोया परिंदे के हलक से आवाज़ आई थी। उसे बेहद ताज्जुब हुआ, शायद उसकी समात ने गलती की हो। ये दो अल्फाज एक परिंदा इंसानों की ज़बान कैसे बोल सकता है? तोता होता तो और बात थी, कहीं से रटे रटाए अल्फाज बोलता रहता। ये सलाहियत सिर्फ तोता और मैना को वदियत हुई है कि इंसानों की नक्काली में उनकी ज़बान आदमियों के अल्फाज अदा कर सकती है, मगर ये परिंदा, न तोता न मैना, कोई और परिंदा ऐसा नहीं बोल सकता, ऐसा बोल ही नहीं सकता। यकीनन ये उसकी लंगड़ी समात का कसूर है। इतने में तकरीर ख़त्म हो गई, लोग तितर बितर हो गए। चंद जोशीले आदमियों ने मिंबर पर खड़े तकरीर करने वाले साहब को कंधों पर उठा लिया और चीखते चिल्लाते सड़क की तरफ रवाना हुए। बड़ा जोशीला और बदन में लहू की रफ्तार को तेज करने वाला मंजर था। वो महवियत से चुपचाप खड़ा खड़ा इस हयात अफरोज़ मंजर को देखता रहा। खुशी से उसकी बाँछें खिल उठीं, क्योंकि देर से उसकी रगों में मुंजमद खून रवां हो गया था। ये सब उसे बहुत अच्छा लगा। ज़रा देर में मजमा फट गया। नारे लगाते कुछ लोग महापुरुष को कार तक ले गए। ऐन उसी वक्त फिर पर फड़फड़ाते हुए परिंदे ने पूरे मजमे के ऊपर से चक्कर लगाया और मशरक़ी उफ़ुक़ की तरफ हो लिया। उसने हैरत से देखा और गौर किया तो उस वक्त भी जब परिंदा लोगों के समुंदर पर चक्कर लगा रहा था, तज दो की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ज़ोर ज़ोर से और जल्दी जल्दी से, तज दो। क्या यही अल्फाज थे या कुछ और थे? हो सकता है तज दो के बजाय कोई और अल्फाज हों, मिलते जुलते, हम आवाज़ से। जैसे बहुत से हम शक्ल आदमी होते हैं जिनमें इस दर्जा मुशाबहत होती है कि बिल्कुल एक से लगते हैं, फिर भी दोनों में गौर से देखने में फ़र्क रहता है। ऐसे ही दो अल्फाज मिलते जुलते हों जिनके बाइस उसके जहन ने एक मफहूम पैदा कर लिया हो। ये सब बेकार बातें हैं। वो चंद दिनों से बहुत सोचने लगा है, इतना ज़्यादा कि सोच के बोझ तले उसका जहन कुचला चला जाता है।
वो खामोशी से सर झुकाए धीरे धीरे अपने घर की तरफ रवाना हुआ। उसने पान की दुकान से एक पैकेट सिगरेट खरीदी, पैसे दिए और सिनेमा हॉल की सरबुलंद इमारत की तरफ देखा जहां किसी फिल्म का एक खूबसूरत पोस्टर आवेजा था। पोस्टर बहुत खूबसूरत था। एक नीम और या हसीना समुंदर के किनारे रेत पर लेटी हुई थी। ऐसी कशिश थी कि आदमी दुनिया माफिया दोनों को फरामोश कर जाए। जब ही लोगों का ठट ठट टूटा पड़ रहा था, उसने देखा इनमें से ज्यादातर वही लोग थे जो अभी सियाही जलसा में जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। इसी वक्त उसने महसूस किया कि उसके पैरों के पास कोई चीज़ मुतहर्रिक है। उसके जहन ने दफातन बहुत सी बातें बस एक लम्हे में सोच ली, मगर वो सब यही थी जो उसने सोचा था। ये तो वही दुमकटा कुत्ता था। ये फिर आ गया। उसने सोचा, ये कैसे इतनी दूर तक उसे ढूंढता ढूंढता चला आया। कुत्ते की कुव्वत शामा के ताल्लुक उसने सुन रखा था कि वो बहुत तेज़ होती है, चुनांचे ये दुमकटा कुत्ता उसके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। अब हर रोज़ का मामूल हो गया था। कुत्ता उसे चिल्ड्रन पार्क के मोड़ पर से मिलता और उसके लाख धुतकारने के बावजूद पीछे पीछे चलता, घर के दरवाजे तक आता। फिर वो दरवाज़ा बंद कर लेता। ज़रा देर वो कुत्ता दहलीज के आसपास टहलता, फिर नामालूम सुन चला जाता। चंद मिनटों के बाद वो दरवाज़ा खोल कर देखता, कुत्ता जा चुका होता। तब वो इत्मीनान का सांस लेता और अपनी बीवी से बातें करता, बातें करता और चाय पीता, हंसता बोलता। उसकी बीवी ने एक दिन टोक दिया, ये आप कमरे में आते ही दरवाज़ा क्यों बंद कर लेते हैं? दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, हाँ, और कुछ देर बाद खोलकर बाहर देखते भी हैं, गोया कोई आदमी आपका पीछा कर रहा हो। कोई आदमी पीछा कर रहा हो? ये तुम क्या कह रही हो? मेरा कौन पीछा कर सकता है? इसकी बीवी ने बशाशत से कहा, ना कर रहा होगा, मगर आपके चेहरे पर कुछ ऐसे तासुरात उभरते हैं इस वक्त ऐसा लगता है। और चौंक गया, ये बात सच हो सकती है। वो घबरा जाता है। उसने सोचा अपनी बीवी को वो सब कुछ बता देगा, मगर फिर आप खुद को समझाने लगा, इसमें बताने की बात ही क्या है? नीलू हंसने लगी थी। आखिर इतनी सी बात है, दुम कटा कुत्ता चिल्ड्रन पार्क से उसके साथ साथ घर तक आता है, इसमें घबराने की क्या बात है? वो कुत्ता कोई गजन नहीं पहुंचाता, मामूली बात है, बेहद मामूली बात है। इतनी सी बात पर वो घबराना भी छोड़ देगा, हमेशा की तरह खुश खुर्रम रहेगा, कोई असर ही नहीं लेगा। अब आप सोचिएगा, सोचने क्या लगे। इस तरह उसकी बीवी नीलू ने चाय की प्याली बढ़ाते हुए कहा, बुकरात मत बनिए, फोटो की चिट्ठी आई है, इसका नानी के पास जी नहीं लगता। लेकिन गोया उसने दूसरी बात सुनी ही नहीं, तो फौरन जवाब दिया, मैं बहुत सोचने लगा हूँ ठीक से। अजीब आदमी। नीलू ने ताजुब से कहा, मैं लूलू की बात कर रही हूँ और आप? इस रोज़ उसके सोते वक्त आहद किया कि वो अब यूँ छोटी और बेहद गैर अहम बातों पर परेशान नहीं होगा। इसमें जो ज़रा लाताल्लुकी पैदा होने लगी है, हर चीज़ से वो गलत तौर पर कटा सा रहने लगा है, उसको रोक देगा। उसकी शायराना लापरवाही, मगर एक बीमार आदमी की सी सोचने की आदत ठीक नहीं है। ये कोई बात नहीं है। चुनांचे दूसरे दिन वो दफ्तर में खुश काम करता रहा, हल्का फुल्का। उसके दोनों शाने जो इधर कई दिनों से भारी भारी लगते थे, आज सुबुक थे। बेफिक्री की कैफियत थी जो उसके अंदर और बाहर दोनों अतराफ में मुसल्लत थी। काम में कुछ ज़्यादा उसका मन लगा, दिल जमाई मैसर आई और सारा दिन ज़रा मज़े में गुजर गए। शाम को जब दफ्तर बंद होने का समय आया, चीफ एडिटर ने उसे अपने कमरे में बुलाया और जाकर खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में उसके अलावा चंद और लोग भी थे, 2 असिस्टेंट एडिटर और 6 कालम नवीस। सबों के चेहरे बशाश थे और आंखें चमक रही थीं। हस्ब चाय का दौर चला तो एक गैर रस्मी मीटिंग शुरू हुई। सिर्फ चंद जुमलों में बहुत सी बातें एडिटर ने बताई। वो ये कि 15-20 दिन पहले ये अखबार बिक चुका है, इसे मुल्क के बहुत बड़े सेठ फला ने इतनी कसीर रकम के एवज़ ले लिया है। अखबार ख़रीदने वाला सेठ बहुत नेक दिल इंसान है, उसने तमाम मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया है और दूसरी सहूलतें मुहैया कर दी हैं। और इसके बदले में चीफ एडिटर खामोश हो गया। ज़रा ठहर कर बशाशत और वक़ार से उसने कहा, और इसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, हत्ता कि पॉलिसी भी नहीं, कोई ज़र्रा बराबर तब्दीली नहीं चाहिए। चीफ एडिटर खामोश हो गया और जब ही तड़तड़ की तालियां बजीं, हत्ता कि पॉलिसी तड़तड़ तालियां, दफतन वो चौंक उठा जब ज़ोर ज़ोर से तालियां बज रही थी। उसके कान बजे, इन 2 अल्फाज की गूंज सुनाई दी। उसने जल्दी से गर्दन उठाकर देखा, कहीं कुछ नहीं था। वो मनहूस परिंदा कहीं नहीं था। उसकी आंखें फिरते फिरते दूर रोशनदान पर टिक गईं। वो परिंदा नहीं था, मगर कुछ था। रोशनदान के शीशे के पीछे कुछ सियाह साया सा था। इस वक्त फिर उसके साथियों ने एडिटर की किसी बात पर तालियां बजाईं।
इसी दम रोशनदान के जर्द रंग शीशे के पीछे कोई साया सा कुछ आवाज़ भी आई। फिर उसकी समात ने सुना, तज दो तज दो। अजीब सी सरासमगी के ज़ेर असर उसने पास खड़े अपने साथी के बाजू से पकड़कर उससे पूछा कि तुमने कुछ सुना? उसके साथी ने ताज्जुब से पूछा, ज़रा देखो तो रोशनदान की तरफ। उसके साथी ने रोशनदान की तरफ मुड़कर देखा। क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तुम इतने डर क्यों रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? बात यह है, उसने संभाला, क्या तुमने कोई अल्फाज नहीं सुने जैसे कोई कह रहा हो? क्या हो गया है तुम्हें? बात ये उसने संभाल लिया, क्या तुमने कोई अल्फाज नहीं सुने जैसे कोई कह रहा हो? वो आदमी हंसने लगा, तुम पागल हो गए हो, जो कुछ तुम सुन रहे हो वो तो मैं भी सुन रहा हूँ, सभी लोग यहाँ सुन रहे हैं। वो क्या? यही जो चीफ एडिटर साहब। फिर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजी और मीटिंग बर्खास्त हो गई। वो कुछ ज़्यादा बदहवास था। दिन भर जो उसने खुशी खुशी अपने आप को काम में मसरूफ़ रखा था, उसकी सारी खुशियाँ मट्टी में मिल गई थी। उसका रंग कदरे जर्द हो गया था। जब उसने दफ्तर की सीढ़ियाँ पार करके चिल्ड्रन पार्क का फासला किया, ऐन इसी वक्त दुमकटा कुत्ता उसके पीछे लग गया। उसने आज कुत्ते को कुछ नहीं कहा, ना डांटा, ना धुतकारा, ना मारा, कुछ नहीं, बल्कि उसे ऐसा लगा कि शहर की इस भीड़ में जो वो चंद दिनों से अपने आप को तन्हा तन्हा महसूस कर रहा है, खुसूसन दफ्तर से घर आते वक्त उसके सारे चेहरे अजनबी लगते हैं, वहाँ ये कुत्ता गोया उसकी सूरत आशना निकल आया है। अजनबी और सूरत आशना की बात निकली तो एक दिन बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ। उस दिन वो दफ्तर से घर पहुंचा तो उसकी बीवी कुछ नाराज़ थी। क्यों? उसने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे नीलू को नाराज़गी हो। फिर नीलू उससे नाराज़ होती भी नहीं थी। आज क्या बात हुई? बहुत मनाने समझाने पर वो रो पड़ी। कल डैडी आए थे, कह रहे थे तुमने बाजार में उनको देखकर आंखें फेर ली, बात तक नहीं की। मैंने कब कहा? कब कहाँ? मैंने तुमको देखा नहीं, वो तुम्हें पुकारते रहे और तुमने उनकी तरफ देखा भी नहीं, बल्कि चंद सेकंड तक देखते रहे, फिर उनकी बात का जवाब नहीं दिया और अजनबियों की तरह चल दिए। उसने घंटों अपने जहन पर जोर दिया, फिर कुछ याद नहीं आया। कहाँ नीलू के डैडी से मिले थे? कब मिले थे? नीलू कहती है कि उनकी तरफ तकते रहे और आगे बढ़ गए। उस दिन उस्मान ने भी राह चलते उसे रोक लिया था कि सामने देखकर भी आगे बढ़ जाते हो। नहीं यार, उसने लजा से जवाब दिया, माफ़ करना, देखा नहीं। ये देखो बेशर्मी साले, देखा नहीं? देखते रहे हो मिनटों और आगे बढ़ गए, हरामजादे, चश्मपोशी करते हो। उसने नीलू को मनवान ये वाक़या सुना डाला। क्यों नीलू, ऐसा क्यों होता है? सोचते रहते हो हरदम। नीलू हंसी। फिर क्या हुआ? किसी उल्लू का साया। उल्लू के नाम पर वो चौंक गया। उल्लू? हाँ, वो परिंदा, उसी मनहूस परिंदे की शक्ल में उल्लू से ही मुशाबा थी। अब उसे याद आ गया, वैसा ही गंदा गलीज मकरू, वैसी ही बड़ी बड़ी गोल गोल आँखें, इस तरह की करते वक्त उसकी बाछें खिल जाती थी। यकीनन परिंदा उल्लू ही होगा। अच्छा ज़रा ये तो बताओ, उल्लू होता है? उसने कमाल संजीदगी से सवाल अपनी बीवी से किया। जब वो उसके पहलू में लेटी उसका प्यार लेने के लिए झुक रही थी, उसने उंगलियां बढ़ाकर उसे रोक दिया। नीलू ठहर गई, उसके दोनों जांबुलब होंठ थरथरा कर रह गए। क्यों नीलू, कैसा होता है? उसकी बीवी झिल्ला गई, उठ खड़ी हुई। अपनी तौहीन से बेहद बदमज़ा होकर वो तेज़ तेज़ बढ़ी और वापस आई तो उसके हाथों में आईना था। ऐसा होता है, उसके चेहरे के सामने करके कहा और आईने को पलंग पर पटक दिया। फिर वो उठ खड़ा हुआ और आईना उठाकर अलमारी में रखा और पास खड़ी बीवी की कमर में बाहें डालकर उसे मनाने लगा। बहुत सारे प्यार उसने आनन फानन कर डाले। ज़रा देर में उसकी बीवी मन गई। जब ही उसने उसका एक तवील बोसा लेते हुए उसे उदासी से कहा कि वो आजकल कुछ बुझा सा रहने लगा है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नीलू ने बताया कि उसमें वो तपाक, वो गर्मजोशी भी नहीं रही। लगता है वो इस वक्त वहाँ होता ही नहीं है, वो किसी और दुनिया की सैर कर रहा होता है। क्या बात है, इसमें बहुत सारी तब्दीलियां क्यों आई? 4 ही दिन में ये हाल हो गया। ये भी सच है कि कल के मुकाबले में आज वो सोचने बहुत लगा। क्या सोचता रहता है उसे खुद पता नहीं। क्यों सोचता रहता है? उसे किसी बात की कमी है? बहुत सारे सवालात उसके जहन में गूंजते रहते। वो खामोशी से पलंग पर लेटा रहता। उसे किसी बात की कमी है? खूबसूरत बीवी, प्यार करने वाले फूल से बच्चे, मुल्क के सबसे अहम अखबार में मुलाजमत, अच्छी तनख्वाह, बल्कि उधर तनख्वाह में इजाफा भी। कभी कभी उसे महसूस होता कि असल मसला तनख्वाह में इजाफे का ही है। जिस दिन से उसकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है या इजाफा होने की प्लानिंग हुई है, उसी दिन से चंद नई बातें उसकी ज़िंदगी में ज़हूर पजीर होने लगी हैं। उसी दिन से वो दुमकटा कुत्ता उसके पीछे लग गया है और उसके चंद दिनों बाद ही वो परिंदा नज़र आया, वो मकरू परिंदा, वो उल्लू। हाँ, तो उल्लू ही है। जिस जगह परिंदा मतलब वो उल्लू बसेरा कर लेता है, वहाँ नहुसत फैलती है, वीरानी बराजने लगती है।
तो इमली का पेड़ भी मनहूस। उसने सुन रखा है कि जो शख्स मुसलसल इमली के साए तले बैठता है उसे गोया कोढ़ या जुजाम हो जाता है। पहली बार उसने इमली के पेड़ ही पर परिंदे को देखा था। तो क्या मुसीबत आने वाली है, कोई बर्बादी आने वाली है? उसने अपने एक दोस्त से संजीदगी से पूछा, सच बताओ, क्या तुम महसूस करते हो कोई बर्बादी आने वाली है? कैसी बर्बादी? इसके दोस्त ने उसकी विस्की का गिलास उठाते हुए कहा, मैं तो ऐसा नहीं महसूस करता, मैं तो बड़े मज़े में हूँ। मेरी सास साली मर गई और मेरे लिए 3 लाख। तो कोई बर्बादी नहीं आने वाली, ये सब उसका वहम है। वो सारे इत्तफाक़ात जो पे दर पे उसकी ज़िंदगी में रोनमा होते हैं, जिसके तसल्सल के बाइस उसके जहन ने कई नताइज बरामद कर लिए हैं कि कोई बात होने वाली है, वरना यह हकीकतन ऐसी कोई बात नहीं है। सभी खुश व खुर्रम हैं, वही सिर्फ खामखा का बोझ उठाने लगा है। वो भी खुश रहने की कोशिश करेगा, यही ठीक है। वो इतना सोचेगा ही नहीं। ये बेजा सोच ही का नतीजा है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सी गलत बातें राह पाने लगी हैं। वो गलत बातें जैसे उल्लू की आवाज़ पर हद दर्जा सोचना, जैसे अपने अजीज़ों को देखकर भी आगे बढ़ जाना। लेकिन ये अजीब बात है, वो सोच की दुनिया में इस दर्जा क्यों दबा रहता है कि आसपास की चीज़ों से बेखबर हो जाता है? ये तो नुकसानदा है। वो ऐसा नहीं करेगा। सारी खिलकत जिस बहाव में रवा है वो भी उसी बहाव में बहेगा। फिर ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। उसने सोचना छोड़ दिया। एक आज़ार से गोया निजात मिलने लगी। अच्छा है, जैसे सब लोग रहते हैं मैं भी वैसे ही रहूँगा। वो दिन भर दफ्तर में काम करता, लोगों के साथ हंसता बोलता, शाम को दोस्तों के साथ खुशगप्पियाँ भी करता, बीवी को प्यार भी करता। खूब इधर उधर की बातें करने का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही हो गया था। जब भी नीलू झींप कर मुस्कुरा कर उसकी एक ज़रा दब कर एक रोज़ कह उठी, इतना भी क्या चौंचला, लगता है एक्टिंग कर रहे हो। वो धक से रह गया। क्या उसके रवैये में फ़र्क आ गया है, बनावट? लेकिन वाकई बहुत देर तक सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि वाकई वो कुछ ज़िंदगी को ज़्यादा शिद्दत से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। औज के बगैर वो क्या करे? नीलू को प्यार नहीं करता? जब भी शिकायत बनावटी ज़िंदगी तो उसने कभी पसंद नहीं की, फिर ऐसा क्यों होता जा रहा है? नहीं, नीलू गलत सोच रही है। यूँ उसने रवि में ये जुमला कह दिया, बनावट तसन्नो कहाँ से आएगा? वो तो शुरू से ही इस बात के लिए मशहूर है, बल्कि बदनाम है कि बहुत खरा, बहुत साबगो। मगर ये बनावट, उसने गौर किया, जब से अखबार नए मालिक के हाथों में चला गया है, स्टाफ बहुत खुश रहने लगा है, उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, शायद इसलिए। मगर एक बात उसके जहन से अजीब महसूस की, उसके हरकत व सकनात में कोई नई बात, नई राह पाने लगी है। नई बात क्या थी? इस दिन उसने अपने जहन पर बहुत ज़ोर दिया, मगर समझ में नहीं आया कि कोई नई बात थी। जैसे कोई पानी का गिलास किसी को दे तो उस इख्तियार से कहीं गिलास से छूट ना जाए, इस तरह कोई गिलास थामे वक्त भी एहतियात बरते कि वक्त गिलास लेते वक्त उसके हाथ से छूट ना जाए। और दिन भर यही ऊट पटांग बातें सोचता रहा। दफ्तर में काम करते वक्त आज फिर उसका मन नहीं लगा। एक नामालूम सी खलिश उसे तंग करती रही। आज फिर वो पटरी से उतर गया। कमबख्त उल्लू का साया है, ये सोचते सोचते उलझते रहते। वो ज़रा सी बात में ही उसने नीलू ने कहा था कि प्यार में बनावट। ये सिलसिला शुरू हुआ तो वो सोचता ही रहा, सोचता चला गया। बस उसने जहन को झटक दिया। अब कोई कुछ नहीं सोचेगा। जितनी ऊट पटांग बातें उसके अंदर की दुनिया में दर आई हैं, उनको उसने रोक दिया। उसने आंखें बंद कर लीं। जहन को नीलू के जिस्म, खूबसूरत और एक बच्चा होने के बाद भी नई बनी हुई चारपाई की तरह जिस्म को नंगा करता रहा और अंदर ही अंदर वो सोचता रहा। और यूँ कई मिनट गुजर गए। उसने अपने आप को हल्का फुल्का महसूस किया और लगा कि एक बोझ धीरे धीरे उसके वजूद से उतर रहा है और कहीं से नन्ही नन्ही नींद की परियां आंखों में बिराजने लगी हैं। और ज़रा देर में वाकई सो गया। गहरी नींद की दुनिया में ऐसा खोया कि सुबह सादिक के वक्त ही उसकी आँख खुली। अब वो यही करता, जब भी उसके ख़यालात उलझने लगते या ऊट पटांग बातें सताने लगती, वो तसव्वुर में नीलू को उंगलियां कर देता, उसके जिस्म पर हाथ फेरता। ये अमल घर में भी जारी रहता, दफ्तर में भी, राह चलते भी। जब कभी उसको कोई अजीब बात चौंकाती, वो जल्दी जल्दी नीलू के जिस्म को नंगा करने लगता और यूँ उसे राहत नसीब होती। ठीक है, बस यही तरीक़ाकार है जिसके बायस जहनी अजियतों से निजात हासिल कर सकता है। उसने इत्मीनान महसूस किया। रफ्ता रफ्ता उसका जहन शगुफ्ता होने लगा और रात को गहरी नींद आने लगी। खूब गहरी नींद, प्यारी नींद, यही वो चाहता था। सोच सोच कर घुलने से क्या हासिल? सारी दुनिया खुश, हर आदमी अपने काम के बाद अपनी बीवी बच्चों में मगन, दोस्तों में खुश रहता है। इतनी कम तनख्वाह पाने वाला भी, बल्कि बहुत गरीब भी, जिनमें अक्सर को फाके नसीब होते हैं, वो भी मज़े में रहते हैं।
जलने से क्या फ़ायदा, हाँ जलने से क्या फ़ायदा। लेकिन उन्हीं दिनों एक अजीब वाक़या हुआ, या फिर ये कि ये वाक़या तो बहुत मामूली था मगर उसने उसे बहुत अहमियत दी। इस फैसला के बाद भी कि वो आइंदा हर बड़ी से बड़ी बात को भी कम से कम अहमियत देगा। बज़ाहिर बहुत छोटी सी बात थी। शहर के चौक में जो चिल्ड्रन पार्क है उसके बीचों बीच चबूतरे पर लंबे से पोल से झंडा लहरा रहा था। एक दिन फुरेरे का किनारा कुछ सुर्ख सुर्ख नजर आया। चंद आदमी गौर से देख रहे थे, ये सुर्खी कहाँ से आई, ये सुर्खी कहाँ से आई। फुरेरे का जो किनारा था वो तर हो गया। दफतन वो चौंक उठा, लहू से तर कैसे हो गया। वो आगे बढ़ा, चबूतरे पर खड़ा हो गया जिसके दरमियान झंडे का पोल खड़ा था। वाकई लहू था, जीता जीता लहू। और वो उससे खौफ से देख रहा था। देख तो और भी लोग रहे थे मगर उनके चेहरों पर किसी तरह का कोई खौफ का तरद्दुद नहीं था। यूं ही तमाशबीनों वाली कैफियत थी। क्या बात हो सकती है। एक शख्स ने पास खड़े एक आदमी से पूछा, कुछ नहीं यार, कोई जख्मी परिंदा उड़ता उड़ता फुर्रे से उलझ गया होगा। लेकिन वो सरासीमा था। वो अभी झंडे की तरफ गौर से देख रहा था कि टप से एक कतरा उसकी नाक के पास गिरा। धक से उसका कलेजा उछल गया। वो हड़बड़ा कर चबूतरे से उतर आया। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने इधर उधर देखा और घर की राह ली जिससे कोई उसको रगेदे चला आ रहा। उसने पता नहीं किस खौफ के जेर असर पलट कर देखा, कोई नहीं, सिर्फ वो दुमकोटा कुत्ता हसदस्तूर उसके पीछे पीछे चला रहा था। वो जितना तेज़ चल रहा था उतनी ही तेज़ कुत्ता भी उसके पीछे चल रहा था। उसने ऐसा महसूस किया, उसने गौर किया, अभी जब उसने पलट कर देखा तो कोई और उसका ताक़ुब नहीं कर रहा था। उस वक्त उसे इन्हमाक से कुत्ते को भी देखा। लेकिन फिर उसके दिमाग में खून का फुरेरा फिर चमक उठा। उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। चुनांचे वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता गोया पनाह की तलाश में अपने घर में दाखिल हुआ और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और दुमकटा कुत्ता वहीं बाहर दहलीज पर बैठ गया। ज़रा देर बाद हस्त मामूल उसने दरवाज़ा खोल कर देखा तो खिलाफ तोका कुत्ते को दहलीज पर बैठे देख कर उसे ताज्जुब हुआ। न उलझन, न खौफ, न इत्मीनान, न सुकून, बस कोई चीज़ थी जो उसके अंदर की दुनिया में फैलती जा रही थी। मगर उसने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया और ज़रा देर खामोशी से खड़ा रहा। उसकी बीवी खड़ी खड़ी उसकी बदहवासी का तमाशा देख रही थी। जब वो आंगन पार करके उसके करीब आया तो उसने रास्ता रोक लिया। क्या हुआ, ऐसे घबराए हुए क्यों हो? कौन हो तुम? बताओ, नीलू कहाँ है? वो गौर से नीलू को चेहरे को तकता रहा। अरे क्या हो गया है आपको? उसकी बीवी ने हैरत से तकरीबन चीखते हुए कहा, क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे? मैं नीलू हूँ, मैं नीलू हूँ। अरे हाँ, वो संभल गया अपने हवासों में आगे। माफ़ करना नीलू, तूने देखा नहीं। देखा नहीं? उसकी बीवी ने ताज्जुब से कहा। मेरी तरफ देखते हुए, कुछ नहीं, छोड़ो इस बात को। उसने नीलू की कमर में बाहें हमायल कर दी और अंदर की तरफ ले चला। चलो तुम्हें आज एक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बात सुनाए। उसने जब्त किया जज्बात और सरासंगी का रेला जो उसे बहाए ले चला आ रहा था। उसने उस पर काबू पा लिया। फिर उसने दिल ही दिल में जब्त किया कि इस वक्त इस वाक़े को वो निहायत नॉर्मल ढंग से नीलू को सुनाएगा, क्योंकि नीलू को उससे बेवकूफ़ न बनाए। क्या बात है, बताइए। नीलू कमरे में आकर मगर ठहरे हुए उससे पूछने लगी। वाक़या सुनकर नीलू ने कोई ताज्जुब का इजहार नहीं किया। मामूली सी बात है, कोई ज़ख्मी परिंदा गुजर रहा होगा, फिर फुरेरे से उलझ गया होगा। इसमें हैरत की क्या बात है? नीलू ने उसके गर्दन में बाहें डाल कर दी और ज़रा दबोच कर प्यार ले लिया। इसमें हैरत की कुछ बात नहीं है। उसने नीलू को ज़ोर से ढक दिया। चल परे, तुमको हर वक्त 8 साल शादी हो गए, जाने दुनिया में किस बर्बादी आने वाली है, और तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चलती रहती है। नीलू उसकी बीवी चकरा गई। ये सुनकर जिल्लत और एहसास कमतरी के एहसास ने उसे रुला दिया और दांत पीसती रोती बड़बड़ाती दूसरे कमरे में चली गई। लेकिन उसको ज़रा नदामत नहीं हुई। उसकी बीवी, खूबसूरत मोहब्बत करने वाली बीवी, उससे रूठ कर चली गई। उसने ज़रा सी बात पर नीलू को जलील कर दिया, लेकिन उसे ज़रा शर्मिंदगी नहीं हुई। रात को उसके कमरे में नीलू नहीं आई। दूसरे कमरे में अंदर से दरवाज़ा बंद करके सोती रही और सिसकियाँ ले लेकर रोती रही, मगर उसको ज़रा एहसास नहीं हुआ। आज तो उसका जहन बुरी तरह परागंदा था। वो चारपाई पर खामोश पड़ी छत की तरफ तक रहा था। उसका दिल खौफ और मायूसी तले निढाल सा था। उसकी आंखें खुली थीं, मोहब्बत पर टिकी हुई थी। वो चारपाई पर पड़ा महसूस कर रहा था जैसे किसी गहरे स्याह समंदर की तह में चला गया हो। उसके ऊपर से हैबतनाक मौजें गुजर रही हैं, बड़े बड़े आबी परिंदे उड़ रहे हैं और खौफ उसके चेहरे पर आया था। उसका दिल धड़क रहा था। तो उसने शिद्दत से आंखें मीच लीं और बड़ी कोशिशों के बाद अपने आप को काले समंदर की तह से उभारा और नीलू के खूबसूरत जिस्म की ताबंदगी को तस्वुर में जगाता रहा। और यूँ उसने अपने आप पर एहसास किया कि उसका वजूद और उसके दिल पर जो चीज़ बोझ पड़ा हुआ है वो हल्का हो गया है। आँखों में नींद की परियां बसेरा ले रही हैं। और मगर आज ऐसा नहीं हुआ। उसने पलट कर देखा, कमरा खाली था। दीवारें बड़ी बड़ी
सादा खड़ी थी। आज नीलू भी नहीं थी, वो कमरे में रोते रोते सो चुकी थी। फिर कहीं से सनसनाता हुआ समुंदर उसके वजूद के ऊपर से गुजरने लगा। बड़ी हैबतनाक मौजें उसको रौंदती रहीं और कोई आबी मकरूह परिंदा दफतन उसकी आंखें खुल गईं और वो गहरा गहरा अंधेरा था। वो सो गया था, नहीं ऐसा नहीं सोया था, मगर कुछ यूँ महसूस हुआ गोया नींद बेदारी के दरमियान कहीं खो गया था कुछ देर के लिए। लेकिन अब कमरे में घोर अंधेरा था। अंदर खिड़की से चांद की हल्की सी रोशनी दाखिल हो रही थी। उसने खिड़की की जानिब गौर से देखा, देर तक देखता रहा। वो क्या देख रहा था? उसके छठी हिस्स को किसी शय की तलाश थी। उसके अपने सवालों के जवाब को वो खुद से सवाल करता रहा। उसने आंखें बंद कर ली। गहरा अंधेरा जब भी कोई टूटती बिखरती सी सफ़ेद लकीर पपोटे के अंदर जल्दी जल्दी फैली, दौड़ती कूदती छवि बनाती लकीरें हो सकती थीं। दफतन उसके कान में वही अल्फाज। फिर उसने महसूस किया कि जैसे सामने वाली खिड़की के बाहर किसी परिंदे के पर बहुत धीमे से फड़फड़ाए हों। उसकी आंखें खुल गईं और खिड़की को गौर से देखा, नहीं वहाँ कुछ नहीं था। उसने फिर आंखें बंद कर लीं और अपने तसव्वुरात को नीलू के जिस्म पर जाहिर कर दिया। ऐन इसी वक्त उसके कान में वही अल्फाज गूंजे और इस बार वो वाज़े अल्फाज, वही अल्फाज। वो सहम गया। उसने पलट कर देखा तो खिड़की पर कोई काली काली चीज़ धीरे धीरे मुतहर्रिक थी, फिर फड़फड़ाने लगी। फिर उसके कानों में आवाज़ आई, तज दो। उसने खिड़की पर आकर देखा और जल्दी से कानों में उंगलियां डाल दी। लेकिन फिर वही आवाज़ आई, वही जलते सुलगते हुए अंगारा सिफत वाले अल्फाज। उसकी आंखें फड़फड़ा मुड़ गईं। खिड़की पर कोई परिंदा। उसने फिर आंखें बंद कर लीं, ज़ोर से मींच लीं। फिर कान में उंगलियां दे रखी थीं, उन्हें सख्त कर लिया। फिर बार बार बदहवासों की तरह आंखें खोलता, खिड़की की तरफ देखता। कान के अंदर उंगलियां डालना सनसनीखेज और बहुत देर तक जारी रहा। तो वो थक गया। वहशत बेबसी से उसने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। और तब उसका जी भर आया और वो रो पड़ा। वो रो रहा था, उसके कान बज रहे थे, लगातार वही मनहूस आवाज़ गूंज रही थी। जब वो रो रहा था उसने देखा वो दुम कटा कुत्ता जिसे वो दरवाजे के बाहर छोड़ कर आया था, वो अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो पता नहीं कैसे अंदर आकर उसके लिहाफ में सो गया था। उसने देखा दुम कटा कुत्ता उसे तकरीबन चिमटा हुआ, उसे गाल से अपने थूथने लगाए। उसकी आँखों से उसकी आँखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो कुत्ता उसे गर्दन को हौले हौले चाट रहा था और उसके कान बदस्तूर बज रहे थे और उससे आंसू बह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।